साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है आगामी यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा जो कि अक्टूबर 2024 में होनी है, उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है यहाँ पर संस्कृत आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस टेस्ट पेपर के पहले पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और जो शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जा करके चैनल पर पहले पार्ट के जो वीडियो है उसको देख लीजिए, उसके बाद इस सेकंड पार्ट को आप कंप्लीट कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस सेकंड पार्ट को। तो यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प स्त्रवण मतलब कम निकलने के कारण होता है। तो ये जो चार ऑप्शन हैं, इसमें से जो आपका मिग्जीडेमा जो है मिग्जीडेमा, तो इसकी कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प स्त्रवण से मिग्जीडेमा नामक रोग हो जाता है। तो थोड़ा सा आप पहले थायरॉक्सिन हार्मोन को समझ लीजिए। देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्रता प्रदान करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषतया हड्डियों तथा बालों आदि के विकास के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, यह शरीर में जल संतुलन में भी सहायता करता है। बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी के कारण अवटु मानवता रोग उत्पन्न हो जाता है, जबकि जो कह सकते हैं इस रोग में होता है कि जिसमें 30 वर्ष का जो पुरुष होता है वो बालक की तरह प्रतीत होता है। यवनावस्था के पश्चात इस हार्मोन की कमी के कारण शरीर में मिग्जीडेमा नामक रोग उत्पन्न हो जाता है तथा एक लंबे समय तक इस हार्मोन की कमी रहने के कारण हाइपोथायराइडिज्म रोग उत्पन्न हो जाता है। जबकि ये जो हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन, इसकी अधिकता यदि अधिक निकलता है तो अधिकता के कारण टॉक्सिक ग्वाइटर रोग जो है वो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जीवाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, सही है। इनमें जनन मुख्यतः विखंडन द्वारा होता है, ये भी सही है। इनकी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, ये भी सही है। इनमें केवल स्वपोषी पोषण पाया जाता है, नहीं, ये कथन आपका गलत है। तो देखिए थोड़ा समझते हैं। जीवाणु जो होते हैं ये हरित लवक रहित एक कोशीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणु वास्तव में पौधे नहीं होते हैं। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन पौधों की कोशिका के रासायनिक संगठन से भिन्न होता है। यद्यपि कुछ बैक्टीरिया या जो जीवाणु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, लेकिन उनमें विद्यमान बैक्टीरियो क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल से भिन्न होता है। ठीक है, मतलब कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पौधे बनाते हैं, परंतु इन बैक्टीरिया में बैक्टीरियो जो क्लोरोफिल होता है वो पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल से भिन्न होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन गलत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया में जो है आपका ये जो जीवाणु है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, ठीक है, अंतःद्रव्य जालिका, इनका अभाव पाया जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है कवक और उसके उपयोग में। तो आप यहाँ पर देखें, सैकेरोमाइसीज सेरेविसी, यह एक कवक है। इसका उपयोग जो है बेकरी उद्योग में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बेकरी उद्योग में किया जाता है। देखिए, जो कवक होते हैं, कवक भी ये कवक हरित लवक रहित तथा संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा होते हैं। क्या होते हैं? कवक थैलोफाइटा ग्रुप के सदस्य होते हैं। और कवक का अध्ययन जो होता है क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। इनकी कोशिका भित्ति भी बैक्टीरिया की तरह, जीवाणुओं की तरह काइटिन की बनी होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें जो सैकेरोमाइसिस कवक होता है इसका उपयोग बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और जो आपका ये जो दूसरा दिया है एस्परजिलस नाइजर द्वारा साइट्रिक अम्ल का उत्पादन नहीं होता बल्कि ग्लूकोनिक अम्ल का उत्पादन होता है। ठीक है, और आपका जो एगरिकस छत्रक है, गुच्छी है, इन कवकों का इस्तेमाल जो है वो सब्जी के रूप में होता है, पनीर उद्योग में नहीं होता है। पनीर उद्योग में किसका इस्तेमाल करते हैं? एस्परजिलस या पेनिसिलियम जैसे कवकों का या फंगस का उपयोग जो है वो पनीर उद्योग में करते हैं। आगे चलते हैं। जंतु विज्ञान की निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है?
तो कीट पतंगों का अध्ययन जो है वो आपका एंटोमोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? एंटोमोलॉजी में करते हैं। जबकि एर्कोनोलॉजी में क्या करते हैं? एर्कोनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। और आपका कैरियोलॉजी में, इसमें केंद्रक का अध्ययन जो है, केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। वहीं पर आपका साइटोलॉजी जो है, साइटोलॉजी में जंतु विज्ञान के तहत जो है, साइटोलॉजी में आपका कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है विटामिन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्तलापता या कह सकते हैं एनीमिया या खून की कमी नामक रोग होता है? तो ये आपका होता है विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, देखिए विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है क्या है? साइनोकोबाल्मिन है। क्या है? साइनोकोबाल्मिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। यह विटामिन रक्त के उत्पादन में सहायक होता है। यह लाल रक्त कणों की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। शरीर में इसकी कमी होने पर जो है रक्तलापता या अवरक्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, विटामिन B2 इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसकी कमी से जो है आपका शरीर के वजन में कमी आती है। इस विटामिन की कमी से शरीर के वजन में कमी आती है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। वहीं विटामिन B6, इसका जो रासायनिक नाम है वो है पैरिडॉक्सिन होता है। इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि जो होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। विटामिन B9, इसका रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। फॉलिक अम्ल, शरीर में इसकी कमी से होने पर भोजन के अवशोषण में कमी होती है। मुंह में अल्सर जैसी बीमारी, छाले जैसे पड़ जाते हैं मुंह में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था? तो यह है बनारस अखबार। ठीक है, ये पहला हिंदी पत्र था जो उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुआ। इसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित करवाया था। ठीक, किसने? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। ये जितने भी चारों दिए गए हैं ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र थे, चाहे वो साप्ताहिक हों या आपके डेली वाले हों। अगला है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो आपका सोनभद्र है, सही है। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू है, सही है। प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला मुजफ्फरनगर है, नहीं, मुजफ्फरनगर नहीं है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला, परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो ये बागपत है, सबसे कम बागपत, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद बदायूं, उसके बाद बुलंदशहर, फिर मुजफ्फरनगर आता है 5वें नंबर पे। ठीक है, तो बागपत होगा, इसलिए यहाँ पर सी वाला गलत हो गया। प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना? 951 है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनपद और मेला। देखिए, कासगंज में सोरो मेला लगता है, फर्रुखाबाद में रामनगरिया मेला लगता है, आगरा में कैलाश मेला लगता है, लखीमपुर खीरी में जो है ढाई घाट मेला नहीं लगता। ढाई घाट मेला कहाँ लगता है? ये शाहजहाँपुर में लगता है। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में लगता है। और जबकि लखीमपुर खीरी में गोकर्णनाथ मेला लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है? तो इन चारों में कौन सा है? मिर्जापुर है। देखिए, ऐसे ही देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है आपका सोनभद्र है। क्या है? सोनभद्र है। दूसरे नंबर पे तो सोनभद्र विकल्प में नहीं है। दूसरे नंबर पे लखीमपुर खीरी है, वो भी विकल्प में नहीं है। तीसरे नंबर पे मिर्जापुर है, तो मिर्जापुर ऑप्शन में दिया गया, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। यदि मिर्जापुर भी ना होता तो चौथे नंबर पर पीलीभीत है, तब आपका पीलीभीत वाला सही होता। ठीक है, तो ये क्रम है आपका। सबसे अधिक सोनभद्र है, उसके बाद लखीमपुर खीरी, फिर मिर्जापुर, फिर आपका पीलीभीत है। जबकि न्यूनतम कहाँ पे है? न्यूनतम यदि आप बात करेंगे भदोही में। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल अनुसार और परसेंटेज अनुसार दोनों में सर्वाधिक कहाँ पर है? सोनभद्र में। वहीं न्यूनतम के मामले में चाहे क्षेत्रफल देखें चाहे परसेंटेज, तो सबसे कम कहाँ है? भदोही में। अगला है उत्तर प्रदेश में राज्य के वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाने हेतु निम्नलिखित में किस पोर्टल का प्रयोग किया जाता है? तो कोषवाणी का प्रयोग जो है राज्य के वित्तीय लेन देन को बनाए रखने एवं सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए विकसित किया गया। जबकि लोकवाणी का इस्तेमाल जो है यह सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना है, जिसे वर्ष 2004 में आरंभ किया गया था। इसमें सरकार जनता की शिकायतों की निगरानी और समाधान की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करती है। वहीं दर्पण जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री का डैशबोर्ड है। ब्यास जो है यह वाणिज्यिक कर विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट है। अगला निम्नलिखित में कौन सी सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो इसमें देखिए आपका बरगी बांध परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। बरगी बांध परियोजना जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर। ठीक है,
महोदा बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बिरवा नदी पर है। कंहार सिंचाई परियोजना ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कंहार नदी पर है। वहीं कचनौदा बांध परियोजना जो है ये ललितपुर जनपद में सजनम नदी पर स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नीचे दिए कूट से इसे सही उत्तर का चुनाव करना। कन्या सुमंगला योजना जो है ये 1 अप्रैल 2019 में लाई थी, 1 अप्रैल 2019 में आई थी। ये समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार की कुरीतियों जैसे भेदभाव, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आदि को दूर करने और बालिकाओं को विकास के समुचित अवसर प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं के जन्म, टीकाकरण एवं शिक्षा से जुड़े 6 चरणों में 15,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो पहला आपका 2019 है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ये कोविड के समय में जो बच्चे अनाथ हो गए, चाहे उनके माता पिता मर गए या दोनों मर गए, उनको जो है 18 वर्ष से यदि उनकी आयु कम है, 0 से 18 वर्ष तक है, तो उन्हें प्रति माह 4,000 रुपये पालन पोषण के लिए दिया जा रहा था। तो ये योजना आती है आपकी 1 मार्च 2020 को। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना ये वर्ष 2017 में प्रारंभ हुई, 2017 में प्रारंभ हुई थी बीहड़ बंजरवा जलभराव भूमि क्षेत्र के उपचार करने के लिए। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना ये 2018 में आई। कब आई? 2018 में लाई गई। इस योजना का आरंभ उत्तर प्रदेश के पिछड़े गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर उनका समग्र विकास करने के लिए प्रारंभ किया गया। तो इसमें सबसे पहले आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना आ जाएगा 3, फिर उसके बाद आपका मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना आएगा 4, 3 के बाद 4, फिर आपका कन्या सुमंगला योजना आएगा तो 1, फिर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2। तो 3, 4, 1, 2 बी ऑप्शन हो जाएगा। इखलास खान का रोजा या मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो ये बदायूं जनपद में स्थित है। बदायूं जनपद में स्थित इसका निर्माण 1094 हिजरी मतलब में किया गया था या सन 1690 में इसका निर्माण कराया गया था। और ये मकबरा जो है मुगल काल की इमारत है। मुगल काल के दौरान इसका निर्माण हुआ था। नवाब इखलास खान की बेगम ने अपने शौहर की याद में मकबरे का निर्माण करवाया था, जिसे इखलास खान के रोजा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है? बदायूं में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जनपदों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है, बड़े से छोटा? इसमें हरदोई सबसे बड़ा, इसका क्षेत्रफल जो है 5,989 वर्ग किलोमीटर है। वहीं सीतापुर का जो है ये 5,743 वर्ग किलोमीटर है। फिर प्रयागराज का जो है, प्रयागराज का कितना है? 5,482 वर्ग किलोमीटर है। और फिर आपका बाराबंकी का कितना है? इनका है 3,891 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे पहले हरदोई आएगा, फिर सीतापुर, फिर प्रयागराज, फिर बाराबंकी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला 2 सूचियाँ उत्पाद और जनपद। देखिए, बेत की छड़ियाँ बरेली 4 से मिला दीजिए, ऊनी वस्त्र कानपुर 2 से मिला दीजिए, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा 1 से मिलाइए, चीनी जो है मेरठ 3 से मिला दीजिए। तो 4213 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 2023 के भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? ये 3 लोगों को दिया गया, पीरे एगोस्टिनी, फेरेंग क्रांच, एनी एल व्हीलर। ये 3 लोग शामिल थे, परंतु जो डी ऑप्शन में कैटलिन कारिको है ये इसमें शामिल नहीं थे। इन तीनों को संयुक्त रूप से भौतिकी के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व कार्य एंटो सेकेंड पल्स के विकास के लिए दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियाँ रिपोर्ट और संगठन। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट ये आपकी यूनेस्को की है, 1 से मिलाइए। ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट यूनिसेफ 2 से मिला दीजिए। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 3 से मिला दीजिए। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट यूएन हैबिटेट 4 से मिला दीजिए। तो 1 2 3 4 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किसे? संयुक्त अरब अमीरात के अब्दुल्ला अल मंडेस को, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडेस को जो है विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस 2023 के समापन के बाद शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, और वहीं पे आप आगे देखें तो जो हाओ लियांग जू हैं ये क्यों प्रसिद्ध थे, मतलब क्यों चर्चा में थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में श्री हाओ लियांग जू को नियुक्त करने की घोषणा की है। वहीं
पी वासुदेवन की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पी वासुदेवन को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तलाल फहद अल सला शेख तलाल फहद अल सबाह, ये कौन है? ये जो है एशिया ओलंपिक परिषद, कुवैत के शेख हैं, ये एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस तारीख को? 23 अगस्त को, क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रमा जो है चंद्रयान 3 वो चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर या दक्षिण ध्रुव के पास जो है लैंड किया था। वहीं 22 जुलाई को आपका राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस तथा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अगला निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? युद्धाभ्यास और संबंधित देश। हैंड इन हैंड भारत चीन के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है जो कि 2007 से प्रत्येक वर्ष होता है। कोप इंडिया भारत और रूस के मध्य नहीं बल्कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य होने वाला वायुसैन्य अभ्यास है जो कि 2004 से लगातार हो रहा है। यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के मध्य में। एक्वेरियन भारत और मालदीव के मध्य में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 3 कथन है। इसका गठन वाशिंगटन संधि के अंतर्गत किया गया था, ये कथन सही है। वाशिंगटन संधि के तहत 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन किया गया, सही है। दूसरा, ध्यान रखिएगा, इसका गठन अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ अपनी सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ की गई थी। दूसरा कथन, किसी भी यूरोपीय देश द्वारा इसकी सदस्यता प्राप्त की जा सकती है, सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा, उत्तरी मैसेडोनिया को इसके 31वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया, नहीं। जो फिनलैंड है उसे 31वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वर्तमान में 32 सदस्य हैं। जो 32वां लेटेस्ट सदस्य है वो आपका स्वीडन है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई नया सवेरा योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित है। यह योजना उत्तर प्रदेश द्वारा जो है यूनिसेफ के सहयोग से प्रारंभ की गई थी 2017 में, 12 जून 2017 को प्रारंभ की गई थी। ये बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या से कथन सही है? 2 कथन है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया, नहीं। इसे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया, पहला कथन गलत हो गया। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। दूसरा कथन जो है, इसके शीर्ष 50 शहरों में भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं। जो भारत का सबसे टॉप पे शहर है वो है नई दिल्ली और मुंबई। नई दिल्ली और मुंबई को संयुक्त रूप से जो है 141वां स्थान दिया गया, मतलब अंडर 100 में भी नहीं है। तो दूसरा कथन सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिवर सिटी अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है, नहीं। यह नदी तट पर स्थित शहरों को आपस में जोड़ने के दृष्टिकोण पर आधारित है, सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। इसके सदस्य केवल भारतीय शहर हो सकते हैं, नहीं, विदेशी शहर भी हो सकते हैं, ये भी गलत है। यहाँ पर केवल आपका दूसरा कथन ही सही है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 25 नवंबर 2021 को शहरी नदियों के स्थायी प्रबंधन पर विचार करने और जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए भारत में नदी शहरों के लिए समर्पित एक समर्पित मंच रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ किया गया। दुनिया में अपनी तरह का पहला गठबंधन है जो 2 मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सफल साझेदारी का प्रतीक है। तो पहला आपका कथन गलत है। दूसरा, यह नदी तटों पर स्थित शहरों को आपस में जोड़ने के दृष्टिकोण पर आधारित है, ये तो सही हो गया आपका, ठीक है। तीसरा, इसके सदस्य केवल भारतीय शहर हो सकते हैं, नहीं। अभी हाल ही में जो है इसमें जो है डेनमार्क के आरहुस शहर को भी सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर आपका पहला गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे मेकेदातु परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है? इसे जो है कावेरी नदी पर, किस पर निर्मित किया जा रहा है? कावेरी नदी पर निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है, ठीक है। बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में रामनगरम जिले में कावेरी नदी पर निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है। ये जहाँ से यह नदी जो है तमिलनाडु में प्रवेश करती है। गोदावरी नदी पर आपका नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है तेलंगाना में। वहीं कृष्णा नदी पर कौन सी है? कृष्णा नदी पर जो है आपकी नागार्जुन हो गया। गोदावरी पर कौन सी? गोदावरी पर इस पर पोलावरम परियोजना है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पेरियार पे कौन सी है? पेरियार पे इडुक्की बांध परियोजना है जो कि केरल में है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पहली बार अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस द्वारा पहली बार इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा की गई, सही है।
पहला गलत, दूसरा सही। तीसरा, इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय किया गया था, ये भी सही है। तो पहला गलत, दूसरा तीसरा सही है, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में सही नहीं है? पहला, सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का समर्थन, ये इस रिपोर्ट के तहत नहीं था। ठीक है, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए, ऐसा कहा गया, जो कि अब तक के संवैधानिक सुधारों का आधार था। तो पहला वाला इस रिपोर्ट में शामिल नहीं था। इस रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन का दर्जा की मांग की गई थी। अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बात की गई थी। केंद्र तथा प्रांतों में पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्ता की बात की गई थी। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात की गई थी, और भी कई सारी चीज़ों की बात की गई थी, परंतु सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का समर्थन की बात नहीं की गई थी। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, युद्ध और गवर्नर या वायसराय। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो होता है आपका 1814 से 16 के मध्य में होता है, गोरखों और अंग्रेजों के मध्य में। इस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में होता है, तो पहला सही है आपका, पहला वाला। ठीक है, संगोली के सन से इसका समापन होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से लेकर 1805 तक रहता है, और ये युद्ध किसके समय में होता है? यह युद्ध जो है लॉर्ड वेल्लेस्ली के समय में होता है। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 1792 के मध्य में होता है। इस समय जो गवर्नर रहते हैं, कौन रहते हैं? वो कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही। चौथा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो होता है ये 1824 से 26 के मध्य में होता है, और इस समय जो गवर्नर रहता है, कौन रहता है? लॉर्ड एमहर्स्ट रहता है। लॉर्ड एमहर्स्ट रहता है, ऑकलैंड नहीं रहता है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? लाला लाजपत राय। देखिए, अखिल भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक, AITUC एटक की स्थापना 1920 में की गई थी। एटक के कामकाज में NM जोशी की प्रमुख भूमिका थी। एटक के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अहोम विद्रोह जो है ये 1828 का है, असम से संबंधित है। 1828 असम के अहोम अभिजात वर्ग के लोगों ने कंपनी पर वर्मा युद्ध के पश्चात लौटने का वचन पूरा न करने का दोष लगाया, उसके बाद यह युद्ध प्रारंभ होता है 1827 में। बुंदेला विद्रोह 1835 का है, 1835। पोलीगर विद्रोह, यह दक्षिण भारत की पोलीगर ने जो है 1795 से 1805 ईस्वी के बीच में अंग्रेजों का विरोध किया। तो 1795 से 1805। फिर रामोशी विद्रोह, ये 1822 से 29 के बीच में पुणे का है ये। तो अब क्रम लगाइए, तो सबसे पहले क्या आएगा? पोलीगर विद्रोह आएगा, तो 3। फिर इसके बाद क्या आएगा? पोलीगर के बाद रामोशी विद्रोह आएगा, फिर आपका अहोम विद्रोह आएगा, फिर आपका बुंदेला आएगा। तो 3412 3412 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। किसे कहते हैं? चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए 1823 ईस्वी में या ईस्वी के अनुज्ञप्ति नियम को समाप्त कर दिया। इस प्रयास के कारण मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता की संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अकाल की अनुशंसा से संबंधित नहीं थे? इस्लिंगटन आयोग का संबंध जो है ये अकाल की अनुशंसा से संबंधित नहीं था। इस्लिंगटन आयोग, इसका गठन जो है 1912 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? उच्च पदों पर विशेष रूप से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों की भर्ती की समस्या पर विचार करना। एंटनी मैकडोनाल्ड आयोग जो है ये आपका 1900 का था, सन 1900। जेम्स लायल आयोग जो है 1896-97 का था। वहीं स्ट्रेची आयोग जो है 1878-80 का था। ठीक है, तो यदि क्रम लगाना हो तो स्ट्रेची आयोग मतलब अकाल आयोगों के संबंध में यदि क्रम लगाना हो तो स्ट्रेची आयोग पहले आएगा, फिर जेम्स लायल आयोग आएगा, फिर मैकडोनाल्ड आयोग आएगा। ये तीन के तीनों आयोग जो हैं अकाल की अनुशंसाओं से संबंधित रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 108 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संस्थान और संस्थापक। देखिए, कलकत्ता मदरसे की स्थापना 1781 में वारेन हेस्टिंग ने की थी। ठीक, मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए, तो पहला वाला तो सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल
की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई, ये भी सही है। संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा की गई, सही है। बिशप कॉलेज की स्थापना जो है, बिशप कॉलेज की स्थापना 1820 में होती है, 1820 में होती है, परंतु लॉर्ड मैकाले के द्वारा नहीं बल्कि थॉमस फैनसावे मिडलटन के द्वारा की गई थी कलकत्ता में। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया या कूका आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया? भगत जवाहर मल ने। देखिए, कूका आंदोलन की शुरुआत जो है 12 अप्रैल 1857 को लुधियाना के करीब भैड़ी साहिब में सफ़ेद रंग का स्वतंत्रता का ध्वज फहराकर हुई, जिसकी नींव भगत जवाहर मल ने रखी थी। इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में सुधार व उसकी शुद्धता को बनाए रखना था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मांगे गांधी जी के द्वारा वायसराय इरविन के समक्ष प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों में शामिल थी? तो ये जो 11 सूत्री मांगे थी, ये सबने अवज्ञा के पहले इन्होंने एक बार जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसे कह सकते हैं कि एक बार बातचीत का मौका देने के लिए ये प्रस्ताव रखा था, ये मांगे रखी थी। परंतु जो इस समय वायसराय था डफरी, इस समय जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, उसने इसमें कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो 11 सूत्री मांगों में क्या शामिल थे? लगान में 50% की कमी, पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, आत्मरक्षार्थ हथियार रखने का लाइसेंस, ठीक है, विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग में 4 पेंस कर दी जाए, ये करना, सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% कमी हो, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा किया जाए, विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगे, भारतीय समुद्र तट पर केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो, गुप्तचर पुलिस को हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे। तो ये कुल 11 मांगे थी जिसके बारे में लॉर्ड इरविन ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। बालिकाओं की विवाह योग्य आयु में संशोधन के उद्देश्य से एज ऑफ कंसेंट एक्ट निम्नलिखित में किस वायसराय के काल में लाया गया? लैंसडाउन के कार्यकाल में, ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन के वायसराय काल में इस कह सकते हैं एक्ट को लाया गया। सहमत की आयु अधिनियम 1891 या एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। इसके तहत लड़कियों के विवाह की आयु सीमा 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह वर्जित था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ का कह सकते हैं वायसराय बन के आया था या गवर्नर बन के आया था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। इसके बाद आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क जिसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद आपका नीरू कोन्हा आएगा, फिर आपका जोआ डी कैस्ट्रो आएगा। ये क्रम हो जाएगा, क्रम लगाना हो तो। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 में सम्मिलित नहीं था? दासता को अवैध घोषित करना शामिल था। कंपनी के अधीन नियुक्तियों में भेदभाव की समाप्ति, ये भी शामिल था। भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण, ये भी शामिल था। परंतु ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट, ये शामिल नहीं था, क्योंकि ये जो है आपका 1813 के चार्टर एक्ट में सम्मिलित था, ना कि 33 के चार्टर एक्ट में। यहाँ पे डी वाला हो गया, डी ऑप्शन आपका इससे संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कारखाना अधिनियम द्वारा कारखानों में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया? देखिए, 1881 का जो कारखाना अधिनियम था ये 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। परंतु जो 1891 का कारखाना अधिनियम था 91 वाला, ये जो है 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर जो 1911 का कारखाना अधिनियम है, इसमें वयस्क पुरुष मजदूरों को हर दिन 12 घंटे से अधिक काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। जबकि 1922 का जो कारखाना अधिनियम है, इसमें कहा गया कि यह अधिनियम उन कारखानों पर लागू होगा जहां 20 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, और यहाँ पर कार्य करने की जो बच्चों की आयु की सीमा थी वो बढ़ाकर 12 से 15 वर्ष कर दिया गया, ठीक है, के बीच कर दिया गया, और इनके कार्य करने की अवधि को कम करके 6 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के पश्चात निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो है 2 बार अध्यक्ष चुने गए। पहली बार 1938 में जो है आपका हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। फिर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी जो है ये अध्यक्ष चुने जाते हैं, और गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभ सीतारामैया जो है हार जाते हैं। परंतु बाद में गांधी जी से कुछ विवाद
चीज़ों पर विवाद होने की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, इसके सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ये कथन सही है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते हैं। यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती नहीं, ये कार्य जो है लोक लेखा समिति करती है। दूसरा वाला जो कार्य लोक लेखा समिति करती है, ये प्राक्कलन समिति नहीं करती। दो गलत हो गया। समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं की जा सकती, ये सही है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्राक्कलन समिति का गठन जो होता है या कब से आता है, प्रारंभ कैसे होता है? तो स्वतंत्रता के पश्चात जॉन मथाई की सिफारिश पर वर्ष 1950 में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। पहले इसमें कुछ 25 सदस्य हुआ करते थे, फिर बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। आगे बढ़ते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सी रिटें न्यायालयों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकरणों जो ट्रिब्यूनल होते हैं उनके विरुद्ध भी जारी की जा सकती है? तो ये है आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यह रिट किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपने यहाँ लंबित पड़े किसी केस को उच्चतर न्यायालय में प्रेषित करने की आज्ञा है, ताकि वहाँ केस की प्रभावशाली ढंग से सुनवाई की जा सके। पहले जो है यह रिट जो उत्प्रेषण रिट है केवल न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी की जा सकती थी, किंतु 1991 में 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि इसे प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो प्रतिषेध होता है ये रिट केवल न्यायिक एवं अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला, इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता नहीं, जो संविधान संशोधन विधेयक है वो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, इसके प्रस्तुतिकरण हेतु राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है, बिल्कुल नहीं आवश्यक है पूर्वानुमति। ठीक है। तीसरा, दोनों सदनों द्वारा पास होने पर विधेयक पर सहमति देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है, ये सही है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है बताना है, पहला और दूसरा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। बजटीय प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर चुनिए या दीजिए। बजटीय प्रक्रिया के तहत बजट जो है क्रमशः जो 6 प्रक्रियाओं से गुजरता है। 6 प्रक्रियाएं कौन सी हैं? यहाँ पे 4 प्रक्रियाएं। पहला जो होता है बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, बजट का प्रस्तुतिकरण। फिर दूसरा क्या होता है, इस बजट पर आम बहस होती है, तो 2 3 यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका तो पहला वाला तो है ही नहीं इन चारों में, बजट का प्रस्तुतिकरण। दूसरे नंबर पर जो आता है आम बहस वो है 3। फिर विभागीय समितियों द्वारा जांच होती है तो 1 आ जाएगा। फिर अनुदान की मांग पर मतदान होता है 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद विनियोग विधेयक का पारित होना होता है 2, और फिर विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद वित्त विधेयक को पारित किया जाता है। यहाँ पे 3142 बी ऑप्शन। तो 6 चरण याद रखिएगा। सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, दूसरा होता है आम बहस, तीसरा होता है विभागीय समितियों द्वारा जांच, चौथा होता है अनुदान की मांग, पांचवा होता है विनियोग विधेयक का पारित होना और छठा होता है वित्त विधेयक का पारित होना। आगे बढ़ते हैं 120 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? वाद और उसका संबंध। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 का है, ये आरक्षण संबंधित है। KS पुट्टासामी बनाम भारत संघ 2017 का वाद है, निजता के अधिकार संबंधित है। पहला दूसरा सही होगा। तीसरा, SR मुंबई बनाम भारत संघवाद जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित रहा है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 356 के 356 के तहत 356 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित कर दिया तथा कुछ दिशा निर्देश जारी किए। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो यहाँ पर सी वाला भी सही है। जो डी है डॉक्टर DC बाधवा बनाम बिहार राज्य, ये अपराध एवं दंड से संबंधित नहीं है। इस वाद में क्या कहा गया कि न्यायालय ने माना कि अध्यादेश का अधिकार असमान स्थिति में ही अपनाया जाना चाहिए तथा इसका प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे डी वाला सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 4 चीज़ें दी गई, बताना इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक हैं। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों के दोनों क्या द्वितीयक प्रदूषक हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये प्राथमिक जो है प्रदूषक है। प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं? ये प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा वायु में निष्कासित होते हैं, जैसे ईंधन जलाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, विविध हाइड्रोकार्बन तथा कणिकाएं। द्वितीय प्रदूषक क्या होता है? द्वितीय प्रदूषक सूर्य के विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों तथा समान वायुमंडलीय
यौगिकों के बीच जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो इस रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम से द्वितीय प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। जैसे इसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, पैन जिसे कहते हैं पीएन पैन, धूम्र कोहरा है, ये द्वितीय प्रदूषक के तहत आते हैं। आगे चलते हैं, 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कीस्टोन की प्रजाति की विशेषता है? तो देखिए पहला, इसकी अन्य प्रजातियों के विकास एवं संरक्षण में मुख्य भूमिका होती है। ये विशेषता जो है किसकी? फाउंडेशन प्रजाति की है। जो ए ऑप्शन में दिया गया फाउंडेशन प्रजाति से संबंधित है। फाउंडेशन प्रजाति जो होती है अन्य प्रजातियों के विकास व संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती है। तो पहला वाला सही नहीं। दूसरा, ये पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। तो ये भी आपका सही नहीं है। ठीक है, जो सी ऑप्शन है, ये प्रजातियां अपना प्रचुरता के सापेक्ष अपनी प्रचुरता के सापेक्ष अपने प्राकृतिक पर्यावरण को असंगत रूप से अधिक प्रभावित करती हैं। ये कीस्टोन प्रजाति की विशेषता है। ठीक है, कीस्टोन प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी प्रचुरता के सापेक्ष अपने प्राकृतिक पर्यावरण को असंगत रूप से अधिक प्रभावित करती है। ये प्रजातियां अन्य प्रजातियों की अनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सी वाला यहाँ पे सही हो गया। जबकि जो डी वाला दिया गया है, ये विस्तृत परास वाली प्रजातियां जिन पर अन्य प्रजातियां निर्भर करती हैं, ये अम्ब्रेला प्रजाति के बारे में बात की गई है। ठीक है, सामान्य परिभाषा के अनुसार ये प्रजातियां विस्तृत परास वाली होती हैं जिन पर अन्य प्रजातियां निर्भर करती हैं, ये अम्ब्रेला प्रजाति है। ये बहुत हद तक कीस्टोन प्रजाति की तरह होती है। जबकि जो फाउंडेशन प्रजाति है, जिसमें यहाँ पे ए ऑप्शन में जो कहा गया है, इसकी अन्य प्रजातियों के विकास एवं संरक्षण में मुख्य भूमिका होती है। ये होती है आपकी फाउंडेशन प्रजाति। जैसे कि आपका प्रवाल होता है, प्रवाल जो होते हैं प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं, उस प्रवाल भित्ति पर अन्य प्रजातियां निवास करती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषण का परिणाम नहीं है? जल की अपारदर्शिता में वृद्धि होती, सही है। घुलित ऑक्सीजन की मांग में कमी नहीं, घुलित ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि होती है, कमी नहीं वृद्धि होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका सुपोषण का परिणाम नहीं है। जलीय जीवों की मृत्यु, ये भी परिणाम है। घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, ये भी परिणाम है। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत की गई थी? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की स्थापना जो है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई थी, 1990 में की गई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो है, यह एक सांविधिक संगठन है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना जो है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत की गई थी, 1974 के तहत, सितंबर 1974 में की गई। और इसे जो शक्ति दी गई है, इसे वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां व कार्य सौंपे गए हैं। ठीक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, 1982 में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों को आयुष्मान द्वारा जो है प्रकाशित रेड डेटा बुक में गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है? तो इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, बैक्टीरियन ऊँट है, घड़ियाल है। तो 1 to 4। जबकि गंगा नदी डॉल्फिन जो है ये अत्यधिक रूप से संकटग्रस्त में नहीं बल्कि लुप्त प्राय में शामिल है। आगे चल, अगला प्रश्न है आपका कि दो सूचियाँ दी गई हैं, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। तो सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हरियाणा के गुरुग्राम में है, 4 से मिलाइए। बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये झारखंड के लातेहार जिले में, 2 से मिलाइए। शिमलीपाल जो है, शिमलीपाल उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में है, तो 3 से मिला दीजिए। पेरियार जो है केरल में है और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर जो इलायची पहाड़ियाँ वहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका पेरियार 1 हो जाएगा। 4 2 3 1 सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के संकेतक हैं? तो देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के मूल्यांकन 4 श्रेणियों में किए जाते हैं। ये 4 इसके कह सकते हैं पैरामीटर हैं। कौन कौन से? पहला ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा, तीसरा है ऊर्जा उपयोग और चौथा है जलवायु नीति। तो 1 2 3 4 सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के संदर्भ में भारत विश्व में निम्नलिखित में किस स्थान पर है? नवीकरणीय क्षमता के मामले में 4थे स्थान पर है। ठीक है, तो देखिए, पवन ऊर्जा क्षमता में भारत 4थे स्थान पर है और सौर ऊर्जा क्षमता में भी भारत 4थे स्थान पर है। हाल ही में निम्नलिखित में किस शहर में जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो न्यूयॉर्क में किया गया। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में किया गया, सितंबर 2023 में।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रे वाटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो देखिए पहले ग्रे वाटर समझ लीजिए। देखिए ग्रे वाटर से तात्पर्य उस अपशिष्ट जल से है जो बर्तन धोने, कपड़े धोने और नहाने जैसी घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होता है। यह ब्लैक वाटर की अपेक्षा स्वच्छ होता है। ब्लैक वाटर आपका जैसे कि जो शौचालय इत्यादि से निकलते हैं, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। तो पहला जो इसमें है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, सही है। यह बेहतर पोषक तत्व एवं उर्वरक स्रोत के रूप में कृषि सिंचाई के अनुकूल है, सही है। इसमें शौचालय से निष्कासित जल को शामिल नहीं किया जाता है, ये भी सही है, वो ब्लैक वाटर में आ जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 तीन के तीनों सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता के आधार पर आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन चारों में से देखिए सबसे कम साक्षरता किसकी है, मध्य प्रदेश की 4, इसके बाद आपकी मेघालय की, फिर इसके बाद महाराष्ट्र की नंबर आएगा और इसके बाद सबसे अधिक इन चारों में मिजोरम है। ऐसे भी देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाले जो राज्य हैं उसमें केरल के बाद आपका मिजोरम का ही नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4132 हो जाएगा, 4132 सी ऑप्शन। अगला वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में महिला साक्षरता सर्वाधिक है। ऐसे देखा जाए साक्षरता जो सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर में है, परंतु महिला की साक्षरता की बात करेंगे तो वो कानपुर नगर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है, 67.7 67.7 है, जिसमें पुरुषों की 77.3 है और महिलाओं की 57.2 है। और ये राष्ट्रीय औसत से जो यहाँ का टोटल साक्षरता दर है 67.7, वो राष्ट्रीय औसत कितना 73% है, उससे 5.3% कम है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात में कितने अंकों की कमी हुई है। तो कुल 14 अंकों की कमी हुई है। कितने अंकों की, 14 अंकों की कमी हुई है, ठीक है। देखिए पहले जो है आपका 916 था, 2001 में 916 था, अब ये घट करके 902 हो गया, तो 14 अंकों की कमी हो गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या सर्वाधिक है। जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में, परसेंटेज में बात करते तो आपका पंजाब हो जाता, ठीक है। तो सर्वाधिक कहाँ पे है आपका उत्तर प्रदेश में, सबसे कम कहाँ पे, न्यूनतम कहाँ पे है, मिजोरम में। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो पंजाब में सर्वाधिक है और मिजोरम में सबसे कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अनुसार कौन सा धार्मिक समुदाय साक्षरता की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर है। तो साक्षरता की दृष्टि से शीर्ष पर आपका जैन समुदाय है। जैनों में जो साक्षरता दर है वो कितनी है, जैन समुदाय में वो 94.9 है, 94.9 है। वहीं इसके बाद जो है आपका ईसाई आएंगे 84.5, फिर बौद्ध आएंगे 81.3, सिख आएंगे 75.4। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है। तो 20.22%, 20.22, जो कि राष्ट्रीय औसत 17.7 से अधिक है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जनपद है आपका वो प्रयागराज है, परंतु विकल्प में प्रयागराज नहीं दिया गया। फिर मुरादाबाद है, मुरादाबाद भी विकल्प में नहीं है। फिर गाजियाबाद है, गाजियाबाद भी विकल्प में नहीं है। फिर आजमगढ़ है, आजमगढ़ विकल्प में दिया गया, तो यहाँ पे आजमगढ़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आपका आजमगढ़ है, फिर आपका लखनऊ आता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर निम्नलिखित में से कितनी है। तो ये पुरुष साक्षरता दर जो है 77.3% है। कितनी है, 77.3% है। कुल साक्षरता दर 77.7 है। महिलाओं की कितनी है, 57.2% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जो है वो श्रावस्ती है, जहां राज्य की न्यूनतम नगरीय जनसंख्या निवास करती है। वहीं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो कौन सा है वो प्रयागराज है, वो आपका प्रयागराज है, ध्यान रखिएगा। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जनपद में शिशु लिंगानुपात अधिकतम है। शिशु लिंगानुपात अधिकतम कहाँ पे है, वो है बलरामपुर में। बलरामपुर के बाद संत कबीर नगर आता है, ठीक है। फिर आपका बहराइच आएगा,
फिर आपका सिद्धार्थनगर आएगा। तो बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, फिर सिद्धार्थनगर। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये अध्यक्ष चुना गया है किसे? त्रिनाद और टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। वहीं जो एडगस रिंके विक्स है, ये कौन है? ये लताविया के विदेश मंत्री हैं, जो यूरोपीय संघ के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर नागोची ओकोंजो इवेला, ये कौन है? ये नाइजीरिया के हैं। ये विश्व व्यापार संगठन के 7वें महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। सेंटियागो पेना ये पराग्वे के 52वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया इन्होंने। निम्नलिखित में किस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? टाइम शेल्टर के लिए जॉर्जी गोस्पेडिनो और एंजेला रोडेल के उपन्यास टाइम शेल्टर को वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार जो है 2005 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में प्रारंभ हुआ था, 2005 में। हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख क्षेत्र निम्नलिखित में किन देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है? तो ये आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य विवादित क्षेत्र है, सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस जनपद में राज्य के पहले फार्म पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र के ललितपुर में। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही बोल्वेचिया पद्धति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ये मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार पर नियंत्रण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, बोल्वेचिया बैक्टीरिया क्या है? यह बैक्टीरिया कीड़ों की कुछ प्रजातियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जिनमें मच्छरों की भी कुछ प्रजातियां शामिल हैं। हालांकि यह बैक्टीरिया एडीज एजिप्टी प्रजाति के मच्छरों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि एडीज एजिप्टी मच्छरों में इस बैक्टीरिया के उपस्थित होने पर डेंगू के विषाणुओं को अपनी प्रतिकृति तैयार करने में कठिनाई होती है। इसलिए ये मच्छरों से होने वाले विषाणु के प्रसार को मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार पर नियंत्रण करने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किए गए वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को निम्नलिखित में कौन सा स्थान दिया गया? 126वां, जबकि 2022 में 135वां था। 135वां था। 2022 में 135वां था, अब 126वां हो गया, मतलब कि आपका 9 अंकों का सुधार हुआ है। जबकि ओवरऑल में देखेंगे तो आइसलैंड दुनिया का सर्वाधिक जो है शांतिप्रिय देश है, और सबसे कम कौन सा है? वो है अफगानिस्तान। हाल ही में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गौरा पत्थर हस्तशिल्प महोबा का है, तारकशी मैनपुरी का है, हॉर्नक्राफ्ट संभल का है, हथकरघा उत्पाद बाराबंकी है। इन चार के चारों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो 1 2 3 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 के महिला एकल का पुरस्कार जीता है? तो महिला एकल का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? ये मार्केटा बोद्रासोवा ने ओंस जावेउर को हरा करके जीता है। ठीक है, ये चेक गणराज्य की हैं। वहीं पुरुष वर्ग का खिताब जो है वो आपका किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हरा करके जीता। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में थी पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कस्तूरी रे की पुस्तक है ये, कस्तूरी रे की। जबकि विनोद मनकारा की पुस्तक कौन सी है? प्रिज्म द एन सेंट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो है। वहीं आपकी ए.के. भट्टाचार्य की पुस्तक कौन सी है? भारत के वित्त मंत्री रूपा पाई की कौन सी है? द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया गया? द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया 6 जून 2023 को। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 पार्ट में पूरे 150 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।